हेलो नमस्कार दोस्तों, GKGS इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। मैंने 72वीं BPSC प्रीलिम्स एवं TRE 4 के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आधुनिक भारत का 50 बेस्ट PYQ क्वेश्चन नए पैटर्न पर बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के बीच लाया हूं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बिना किसी देर करते हुए मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? ये क्वेश्चन बिहार ऐसा 2019 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नादिर शाह, शहादत खां, अहमद शाह अब्दाली और चिनकिल्ची खां। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नादिर शाह 1739 में मयूर सिंहासन को लूट करके ईरान लेकर के गया था। यह ईरानी आक्रमणकारी था। दूसरा ऑप्शन है शहादत खां। शहादत खां 1722 में अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? शहादत खान 1722 में किए थे। इन्हें मुगल बादशाह द्वारा शहादत खान बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तीसरा ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? तो अहमद शाह अब्दाली थे तीसरे पानीपत का जो युद्ध 1761 में हुआ था मराठा और अफगानों के बीच, उसमें अहमद शाह अब्दाली जो थे अफगानी सेना की को लीड कर रहा था। फिर आया चौथा ऑप्शन है चिनकिल्ची खां। चिनकिल्ची खां कौन थे? तो हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिनकिल्ची खां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया? शहादत खां, जिन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा। किसके द्वारा? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इस सेशन में आपको लिख करके नहीं बल्कि आपको क्विक रिवीजन करना है, मुंह से मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है 1739 में किसने भारत से तख्त ए ताऊस और कोहिनूर हीरे को लूट कर ले गया था? 1739 में ईरानी आक्रमणकारी भारत पर होता है। उस समय नादिर शाह नामक व्यक्ति क्या किए? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और वहां से तख्त ए ताऊस और कोहिनूर हीरा को लूट करके ले गया। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद नसीरुद्दीन, सॉरी इसका ऑप्शन शायद गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन आंसर होना चाहिए नादिर शाह। कौन होगा? नादिर शाह। नादिर शाह, ठीक है। देख ली 1739 में नादिर शाह ईरानी आक्रमणकारी ने तख्त ताउस यानी जिसे हम मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, उस मयूर सिंहासन को लूट करके और कोहिनूर हीरा को लूट करके ले गया था। तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऑप्शन में देखिए रॉबर्ट क्लाइव है, उसके बाद कौन है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम से क्या क्वेश्चन? इसे हम शाहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम मुअज्जम है, मुअज्जम। इन्हें हम शाहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं। फिर आया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहला आक्रमणकारी थे, मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिन्होंने 712 ईस्वी में क्या किया था? भारत पर आक्रमण, सिंध क्षेत्र में भारत पर आक्रमण किया था। रॉबर्ट क्लाइव से क्या होगा? तो 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देते। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नादिर शाह होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में थोड़ा मिसमैच है। तीसरा क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा पुर्तगालियों को हुगली से कब भगाया गया? शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा पुर्तगालियों का जो आतंक बढ़ रहा था बंगाल में, तो शाहजहां के द्वारा पुर्तगालियों को हुगली से 1651 ईस्वी में भगाया गया था। कब भगाया गया था? 1651 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल को छोड़ करके वहां से कब भगाया गया शाहजहां के द्वारा अंग्रेजों को? तो 1651 में। ये 1632 में क्या होगा? 1632 में होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में अपनी फैक्ट्री खोली थी सर्वप्रथम 1632 में। बीपीएससी का ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? पटना में, बिहार के पटना में अपना पहला फैक्ट्री खोला हुआ था। ठीक है, 1510 में क्या होगा? 1510 में अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उन्होंने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था यूसुफ आदिल शाह, जिनसे वह क्या किया? गोवा को छीन लिया 1510 ईस्वी में। 1488 में क्या होगा? तो 1488 में होगा बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 में उत्तर महासांतरिप द्वीप, जिसे हम कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, उनकी खोज किया गया था 1488 में। 1510 में क्या किया? यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया। 1651 में शाहजहां द्वारा पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया गया, यानी कि बंगाल से भगा दिया गया। और 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना में अपनी पहली फैक्ट्री खोला था। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 1651। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देखिए कथन और निष्कर्ष सभी पैटर्न पे मैंने इस क्वेश्चन को एडजस्ट किया हूँ बहुत बेहतर तरीके से। पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? हिंद महासागर में बढ़ते पुर्तगालियों का प्रकोप को और मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ना होकर के बल्कि अल्फ्रांसो डी अल्मोडा, जो कि पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था, जिन्होंने 1505 में भारत आए और 1509 तक पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर रहा करता था, तो उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। क्यों लाई थी, किस मकसद से लाई हुई थी? कि हमको मतलब हिंद महासागर में अपनी वर्चस्व को, सेना को बढ़ाना है, ठीक है। इस मकसद से ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने चालू किया था और उसी समय कार्टेज नामक व्यवस्था को भी लागू किया। कार्टेज क्या हुआ करता था? क्योंकि उस समय जो भी व्यापार हुआ करता था वो समुद्री मार्ग से हुआ करता था, तो अगर जो भी जहाज हिंद महासागर होते हुए कोई देश जाएगा तो उसको टैक्स के रूप में उन्हें कर देना होता था, जिसे हम कार्टेज व्यवस्था कहते, जो कि एक तरह से लाइसेंस का काम करता था। तो उसी दरमियान उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी कौन, अल्फ्रांसो डी अल्मोडा ने लगाया था और अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। ये क्या है, सही है, ठीक है। अगला देखिए, भारत को जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। बिल्कुल, भारत को जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस, आलू, टमाटर, मिर्ची, इसका खेती करने का भी श्रेय हम लोग को किसने सिखाया? पुर्तगालियों ने सिखाया। तो ये भी आपका सही उत्तर है। डच कंपनी भारत में मसाले का व्यापार करने के लिए आया था? नहीं, डच कंपनी भारत में मसाले का व्यापार नहीं, बल्कि पुर्तगालियों कंपनी ने भारत में जब आया था तो उन्होंने क्या किया, उनको जाते टाइम जमोरीन ने मसाले से भरा जहाज गिफ्ट में दिया था, जिसे उस वहाँ पर बेच करके उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। इस वजह से वह कंपनी दोबारा भारत पर आया और राज करने की कोशिश किया, ताकि उसको, क्योंकि उसको इतना मुनाफा हो रहा था, तो उन्होंने, कि पुर्तगालियों ने मसाला का व्यापार किया था, ना कि डच ने। डच कंपनी का जो मुख्य व्यापार था वो नील था, सोरा था और क्या था, सूती वस्त्र। मूल रूप से सूती वस्त्र के व्यापार करने के लिए डच कंपनी भारत आए थे। नील, सोरा यानी कि अफीम जिसको बोलते हैं, नील, सोरा और सूती वस्त्र की व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत आया था, ठीक है। तो ये आपका उत्तर गलत होगा, मसाले के लिए नहीं बल्कि नील, सोरा और सूती वस्त्र के लिए। डच कंपनी का पतन का मुख्य कारण उनका सारा बागडोर डच सरकार के हाथों में होना था। बिल्कुल सही उत्तर है कि डच कंपनी का पतन का एक मुख्य कारण माना जाता है कि उनका सारा साम्राज्य जो था वो डच सरकार अपने हैंड में लिया करते थे। यहाँ के अधिकारी को कोई पावर नहीं था अपना साम्राज्य विस्तार करने का। इस वजह से वह साम्राज्य क्या हुआ, धीरे धीरे 1759 में ब्रिटिश सरकार के हाथों बेदरा का युद्ध होता है और अपना सारा सामान बेच करके वापस चला जाता है। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिस्टेक है, मतलब नीचे है, शायद फ्रंट में कोई दिक्कत हो गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि A, B, D सही है और C क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है, सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर नामक तीनों गांवों को मिलाकर जॉन चरनाक ने कोलकाता की नींव रखी थी। सूतानाती यह गांव का नाम था, कालीकाटा और गोविंदपुर तीनों गांवों को मिला करके अजीमुसन नामक व्यक्ति को सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर नामक तीनों गांव की जमींदारी मिल गई थी। उस जमींदारी को भाड़ा पर लेकर के जॉन चरनाक नामक व्यक्ति ने कोलकाता की नींव रख दी। कौन कौन गांव मिला करके, सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर तीनों गांव की जमींदारी किसे मिली थी, अजीमुसान नामक व्यक्ति को, और उनसे ये भाड़ा पर लेकर के जॉन चरनाक ने कोलकाता शहर की नींव रखी थी। कोलकाता के अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। बिल्कुल सही है, कोलकाता को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया एवं चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। चार्ल्स आयर को क्या किया गया, प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। तो पहला ऑप्शन है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है एवं एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज हमको कथन में जिस चीज के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, निष्कर्ष में भी वही चीज के बारे में अगर जानकारी मिल रही है तो इसका मतलब एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहा है। तो ऊपर में भी कोलकाता के बारे में जिक्र किया गया है और नीचे में भी कोलकाता के बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ए ऑप्शन सही है कि कथन और निष्कर्ष दोनों तो सही है ही और एक दूसरे का सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ऊपर में भी कोलकाता के बारे में जिक्र है और नीचे में भी कोलकाता के बारे में जिक्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1612 में स्वाली की लड़ाई, किसकी लड़ाई, स्वाली का युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था। स्वाली की लड़ाई हुई थी पुर्तगाली और अंग्रेजी सेना के बीच, ठीक है। तो थॉमस बेस्ट जो थे वो क्या थे,
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, थॉमस बेस्ट। कैप्टन हॉकिंस क्या था, 1608 में जहांगीर के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे अपनी व्यापारिक छूट प्रदान लेने के लिए, लेकिन इसकी विद्वानता, चूंकि ये फारसी के बहुत अच्छे विद्वान थे, इनकी विद्वानता को देख करके जहांगीर ने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी हुई थी। ये छूट लेने में तो नाकामयाब रहे, लेकिन इनको इंग्लिश खान की इसकी विद्वानता को देख करके इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। टॉमस रो फिर दोबारा आता है जहांगीर के दरबार में, और ये इनको 1615 में आता है, और इनको यह व्यापारिक कर जहांगीर से लेने में, व्यापारिक कर छूट प्रदान करने में सफल रहे। ठीक है। और कप्तान हॉकिंस जिस जहाज से 1608 ईस्वी में आए थे, उस जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से 1608 में जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आए थे कैप्टन हॉकिंस, व्यापारिक कर को छूट लेने के लिए। ठीक है। इनसे छूट तो नहीं मिला, इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दे दिया, और टॉमस रो दोबारा बाद में 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आते हैं, और इन्हें वह यह व्यापारिक छूट लेने में सफल हो जाते हैं। फिर आता है फ्रैंको मार्टिन, फ्रांस मार्टिन नहीं बल्कि फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना 1674 में किया। 1674 में पांडिचेरी की स्थापना किया गया था फ्रैंको मार्टिन के द्वारा। और इस सवाल का जो उत्तर होगा वो थॉमस बेस्ट होगा। स्वाली की लड़ाई होती है पुर्तगाली कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1612 में, जिसमें कि थॉमस बेस्ट पुर्तगाली कंपनी का अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक होल की घटना को किसने प्रस्तुत किया? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को यह घटना होती है। एक कालकोठरी में 146 व्यक्तियों को एक छोटे से घर में कैद कर दिया जाता है, जिसमें से लगभग 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को 20 जून 1756 को यह घटना हुआ था, और इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। इसमें 146 पुलिसकर्मी को क्या किया गया, उसमें एक कोठरी में बंद कर दिया गया। यह घटना को प्रस्तुत किसने किया था? इस घटना को जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे वो हॉलवेल थे। कौन थे? हॉलवेल थे। सर आयरकूट। सर आयरकूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, जो कि ब्रिटेन और मानिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है वांडीवास का युद्ध। ठीक है। तो उसमें आयरकूट जो थे वो क्या थे? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सर आयरकूट, ये जो सर आयरकूट है वो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सर आयरकूट किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1760 में हुआ था। और इन्हें सर आयरकूट को हम लोग कूट बहादुर के नाम से जानते हैं। इनका उपनाम क्या है? कूट बहादुर। कूट बहादुर। मीर कासिम जो थे वो क्या थे? बंगाल का नवाब थे। जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, तो इस प्लासी के युद्ध में क्या किया गया? मीर जाफर की धोखाधड़ी से ये प्लासी का युद्ध में जो है मुगल बादशाह हार जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। तो वो मीर जाफर को पहले बना दिया जाता है बंगाल का नवाब, लेकिन उनको बाद में हटा करके मीर कासिम को बनाया जाता है। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है। लेकिन ये अंग्रेज को वित्तीय मांग को पूरा नहीं कर रहा था। जो अंग्रेज डिमांड कर रहा था, उस डिमांड को पूरा करने में खरा नहीं उतर रहा था। कौन? मीर जाफर। उसको फिर भगा करके इन्होंने मीर कासिम को दोबारा क्या किया? बनाया था। तो मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। और ये अली गौहर क्या है? शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या है? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या है? अली गौहर। तो ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756 को, आप याद रखिएगा। और ये प्रस्तुत किसने किया था? हॉलवेल ने किया था। ठीक है। अंग्रेजों की हस्तक्षेप से बचने के लिए किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापना कर लिया? सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इनके बीच में युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। बंगाल के प्लासी नामक जगह पर में यह युद्ध होता है, जिसमें कि सिराजुद्दौला का जो प्रधान था वो मीर जाफर था। ठीक है। मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों की धोखाधड़ी से या अंग्रेज के सपोर्ट में बिक गए थे। तो इस वजह से क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हार गए सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी सेना का वर्चस्व बढ़ने लगा। अंग्रेजी सेना ने क्या किया? मीर जाफर को जाकर के बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। लेकिन बंगाल का नवाब उतना जो वित्तीय मांग कर रहा था, अंग्रेजी सेना उस वित्तीय मांग को पूरा नहीं कर रहे थे। इस वजह से मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को इसके जगह पर में बंगाल का नवाब घोषित किया गया 1760 में। ठीक है। तो मीर जाफर क्या था? तो मीर जाफर को भगा दिया। यह क्या थे? तो ये प्लासी के युद्ध में ये
सिराजुद्दौला का क्या करते, मुगल बादशाह या मुगल बादशाह का जो है सो ये प्रधान सेनापति था। ठीक है, मीर कासिम क्या किए, यही मीर कासिम जो थे ये क्या किए, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए। क्यों किए कि वह अपनी अंग्रेजों से क्या करे, बच पाए। अंग्रेज जो उन पर शासन कर रहा था उससे बच पाई, इस वजह से वो क्या किए, मीर कासिम अपना राजधानी क्या किए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और मुंगेर में ही इन्होंने तोपखाना बंदूक खाना की स्थापना किए थे। ठीक है, उसके बाद सिराजुद्दौला आता है जो कि प्लासी के युद्ध में मुगल बादशाह थे। कौन थे, सिराजुद्दौला। और ये शुजाउद्दौला जो है ये क्या थे, अवध का नवाब थे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मीर कासिम। ठीक है, इसका मिलान करना है, संधि और इधर वर्ष दिया हुआ है, कौन संधि कब हुआ था। सबसे पहले जानते हैं सालबाई की संधि। दोस्तों सालबाई की संधि 1782 में होती है। सालबाई की संधि कब होती है, 1782 में। पुरंदर की संधि 1776 में होती है। कब होती है, पुरंदर की संधि 1776 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि और एक्सला सापला संधि। दोस्तों 3 कर्नाटक युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध, एक्सला सापला संधि जो कि क्या था, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। उस समय एक्सला सापला संधि 1748 में होती है, जिससे वह उस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या होता है, खत्म होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो होता है पुरंदर की संधि 1776 में। एक्सला सापला संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था कब, 1746 से 48 में। उस युद्ध की समाप्ति एक्सला सापला संधि के द्वारा हुआ और ये 1748 में हुआ था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या होती है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1780 से 84 के बीच में हुआ था, जिसमें मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो खत्म हुआ वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ 1790 से 1792 में। तो इस सवाल का पहला का ए का जो ऑप्शन है वो डी, यानी ए का ऑप्शन डी, यानी ये गया, ये गया। ए का ऑप्शन डी, ये बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। पुरंदर की संधि सी, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है, यानी सी का ए, तो यहाँ सी का ए है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के लिए विलय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स या व्यापकता का सिद्धांत का सहारा लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य को कब विलय किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 तक रहा था और लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक सिद्धांत दिए थे जिसे व्यापकता का सिद्धांत या गोद लेने का सिद्धांत कहा जाता है और इंग्लिश में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से भी जाना जाता है। इस दरमियान इन्होंने सबसे पहले जिस राज्य की स्थापना की है वो क्या किए, सतारा को 1848 में इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। झांसी को 1853 में, झांसी को कब किए थे, 1853 में। ठीक है, बघात को 1850 में, बघात को कब किए थे, 1850 में। और अवध को कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो सतारा 1848, जैतपुर संभलपुर 1849, बघात 1850, अवध 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके यह साम्राज्य में शामिल कर लिए थे। तो ए का सी, तो ए का सी तो ये गया, ये गया, ए का सी हो गया, ये बी का डी, ये भी सही, ये भी सही। सी का ए यहाँ है, तो इसके साथ आप ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इस्तमरारी व्यवस्था या इसे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1793 में एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया जिसे जामींदारी या मालगुजारी व्यवस्था कहते हैं। निश्चित रूप से 1793 में जो वाइसराय थे वो कौन थे, कॉर्नवालिस थे। कौन थे, कॉर्नवालिस। इन्होंने एक 10 वर्ष का प्लान दिया, मॉडल दिया, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था पूरे भारत में लगभग 19% भाग पर लगाया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस के क्षेत्र और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र भी शामिल थे इस 19% भाग पर। तो टोटल ये कितने परसेंट भाग पर लगाया गया था, 19% भाग पर। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों क्वेश्चन ऑप्शन अभी तक सही है। तीसरा ऑप्शन है, इस व्यवस्था में लगान वसूली का अधिकारी जमींदारी को ही माना गया। इसे जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहा गया कि जिसे जमींदार या जिसका जमीन था ना उसे ही जमींदार बना दिया गया, उससे ही टैक्स लेता था, इसमें कोई और अधिकारी को हस्तक्षेप नहीं किया गया। तो इसका जो मालिक था, अधिकारी था, वो जमींदार को ही माना गया, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। जिसमें 89% कर कंपनी को, कर ही बहुत ज्यादा लेता था, यानी कि 10/11 भाग कंपनी लेता था और 1/11 भाग केवल क्या करता था, वह अपनी सेवा के लिए रखता था, जो किसान था।
ठीक है। इस व्यवस्था को जनक हॉल्ट मैकेंजी नहीं, हॉल्ट मैकेंजी जो थे वो महालवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते, जो कि मद्रास के 12 महल के क्षेत्र में हुआ करता था उस समय। यह व्यवस्था जो थी वो क्या थी, इस व्यवस्था का जनक को लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। किसे? कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो इस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है, जिन्होंने 1793 में 10 वर्षीय भूराजस्व प्रणाली को इन्होंने दिया था। यह कुल भूमि पर कितना परसेंट पर लगा था? 19% पर। कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। इसमें टैक्स क्या था? 89%, यानी कि 10/11 भाग यह क्या करता था? अंग्रेज को टैक्स देना होता था और 1/11 भाग केवल वो अपने पास रखता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस सवाल का उत्तर ये हुआ गलत आंसर। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों इस बुक का जो बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव 1895 में महाराष्ट्र में चालू किए थे, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 1893 में शिवाजी महोत्सव, 1895 में क्या किए थे? गणेश उत्सव की शुरुआत किए हुए थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और उसी दिन मरने वाले यह नेता थे बाल गंगाधर तिलक। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया एडीओ के एग्जाम में। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा। कौन है? बिपिन चंद्रा, ठीक है, ये याद रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दादा भाई नौरोजी। 1967 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पत्रिका दिया गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक था केसरी पत्रिका और एक था मराठा। नाम कंफ्यूजन है, केसरी पत्रिका मराठा में लिखा गया था जबकि मराठा पत्रिका अंग्रेजी में लिखा गया था, उल्टा, ठीक है। तो केसरी पत्रिका मराठा भाषा में लिखा गया था और मराठा जो पत्रिका थे वो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे। ये दोनों जो पत्रिका थे वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया? चालू किया गया था। 1895 में शिवाजी महोत्सव, 1893 में गणेश उत्सव। डेट याद रखिएगा, ये तारीख याद रखिएगा। और केसरी पत्रिका मराठा भाषा में, मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। और 1 अगस्त 1920 को यानी असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरुआत हुआ उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्रा, ठीक है। अंग्रेजों के काल में भारत में आर्थिक दोहन का सिद्धांत क्या था? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धन निष्कासन का सिद्धांत। इसे ही क्या कहा जाता है? धन निष्कासन का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था, जिसे ही हम लोग आर्थिक दोहन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। और 1867 में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद एम.एन. रॉय जो थे, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना 1950 में दिए हुए थे, ठीक है। सर्वोदय योजना 1950 में। और आजाद दास्ता की स्थापना 1942 में इन्होंने किए थे। कहाँ? हरिविलास नामक नेपाल के तराई इलाके में आजाद दास्ता की स्थापना किए थे हरिविलास। उसके कब किए थे? 1942 में इन्होंने आजाद दास्ता की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने। और सर्वोदय योजना कब दिए थे? 1950 में, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी नेताओं को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? आपको पता है कि बहुत हर अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं के द्वारा, क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा इस आंदोलन को लीड किया गया, जिसमें लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे। लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से। तात्या टोपे कहाँ थे? तात्या टोपे कानपुर से नाना साहब के साथ थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय। पूछता 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे बाद में रंगून यानी म्यांमार भागना पड़ गया था, ठीक है। और ये दिल्ली से लीड कर रहे थे बख्त खां के साथ। किसके साथ? बख्त खां के साथ। तो मौलवी अहमदुल्ला फैजपुर से इस क्रांतिकारी आंदोलन को लीड कर रहे थे। और मौलवी अहमदुल्ला के पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखने की घोषणा की थी, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर कौन हो गया? मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857 को। कहाँ से? बंगाल के 34वीं इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे थे वो 10 मई 1857 से चालू किए थे। चर्बी भरा कारतूस इसका मूल कारण था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला जो राजवंश था वह ग्वालियर के सिंधिया थे। कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया थे। कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, जिन्होंने अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद किया करता था उस समय में। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी एलिजाबेथ तृतीय के द्वारा शायद यह पत्रिका पढ़ा था, यह घोषणा किया गया था, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। इलाहाबाद में ही यह हुआ भी था यह प्रोग्राम। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टनी, बिल्कुल सही है। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लीड कर रहे थे? झांसी से, झांसी से, ठीक है, झांसी से। और उनका जन्मस्थली कहाँ थी? झांसी थी? बिल्कुल नहीं। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रहे थे झांसी से, लेकिन वो उनका जो जन्म स्थल है वो वाराणसी है। कहाँ है? वाराणसी है। ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिला हुआ है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से लीड कर रही थी? अपनी दत्तक पुत्र के लिए ही ये भी लीड कर रही थी। कहाँ से? झांसी से कर रही थी। 1857 की क्रांति का लीड कर रहे थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर ने तात्या टोपे को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है कि 1857 के क्रांति के समय बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली से, मुगल बादशाह तो थे ही और दिल्ली से इन्होंने लीड कर रहा था, जिन्हें और इनके साथ जो थे, इनका चेला जो थे तात्या टोपे थे, और ये इन्हें साहब ए आलम बहादुर की उपाधि प्रदान किए थे, ठीक है। तो सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और ये जो है वो गलत है। तो आपका उत्तर ये हुआ, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए विद्रोह, सब टॉपिक पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का निचोड़ है। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में हर क्वेश्चन को एनालिसिस बेहतरीन तरीके से हो रहा है और आपका क्वेश्चन का एडजस्टमेंट मैंने अपने हिसाब से किया है। पीवाईक्यू जो था 3-4 पीवाईक्यू को मिलाकर मैंने एक पीवाईक्यू बनाने का कोशिश किया हूँ। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अहोम विद्रोह 1828 में अंग्रेजों के खिलाफ गोमधर कुंवर ने किया था। गोमधर कुंवर ने अहोम विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? सबसे पहला बात यह है, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था और ये असम के क्षेत्र में हुआ था। वहां से लीड कौन कर रहे थे? गोमधर कुंवर कर रहे थे, बिल्कुल सही। कहाँ हुआ था? कहाँ से हुआ था? असम से। कब हुआ था? 1828 में। और अहोम विद्रोह कौन किए थे? गोमधर कुंवर, बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ये तो सबसे भीभिया विद्रोह हुआ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा, तो बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा के नाम से। इन्होंने मुंडा विद्रोह 1899 में किया था, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस क्षेत्र में किए थे? छोटा नागपुर के क्षेत्र में किए थे। और इस आंदोलन को हम लोग उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा को। और यह विद्रोह 1899 में झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था यह विद्रोह, ठीक है। तीसरा है सन्यासी विद्रोह, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंदमठ। आनंदमठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इस कथा पर आधारित विद्रोह था और इस विद्रोह को दबाने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। नहीं, इस विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। सन्यासी विद्रोह जो था वह उपन्यास एक था आनंदमठ, जिसके रचिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। उस कहानी पर यह आधारित था, उससे प्रेरणा स्रोत मिलकर के यह सन्यासी विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और यह कहाँ हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और इसको दबाने का श्रेय कॉर्नवालिस को नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया था, ठीक है। उन्होंने इस विद्रोह को दबाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉल्ट है और यही आपका शायद उत्तर होगा, क्योंकि गलत कथन की चॉइस करनी है, ठीक है। अब अगला देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति के आसपास कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1855 से 56 के बीच हुआ, जिसे ही दामन ए कोह, इस विद्रोह को क्या कहा जाता है? दामन ए कोह विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू वो कान्हू। कौन थे? सिद्धू वो कान्हू, जो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ था। तो भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति के आसपास कौन सा विद्रोह हुआ? ये मुख्य विद्रोह 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, जिसको लीड कर रहे थे सिद्धू कान्हू। और इस विद्रोह को दामन ए कोह विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हर साल फिक्स है बीपीएससी प्रीलिम्स में
या विद्रोह से क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए अब देखिए कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 में। ठीक है, यह एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध करता था। दोस्तों ये जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे। तो पहले तो ये जान लीजिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए और ये एकेश्वरवाद थे, यानी एक ईश्वर में भरोसा रखते थे और सबको प्रमोट करते थे कि एकेश्वरवादी का, इनका जो ब्रह्म समाज था वो एकेश्वरवादी को ही प्रमोट करता था। और मूर्ति पूजा का समर्थन, देखिए मूर्ति पूजा का विरोध तो करते थे लेकिन एकेश्वरवादी का समर्थन करते थे। ठीक है, तो यहाँ दोनों का विरोध नहीं करते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये सही है, लेकिन एकेश्वरवाद का क्या करते थे? विरोध करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकेश्वरवाद का विरोध करते थे, बोलते थे एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। इनका कहना था कि एक ईश्वर में भरोसा रखिए और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। तो यहाँ से ये गलत हो गया। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने 1829 में क्या किए थे? सती प्रथा को विलियम बेंटिंग की सहायता से प्रतिबंधित किए थे। 1830 में इन्होंने कर्नल सिलीमन की अध्यक्षता में एक गठित आयोग को इन्होंने ठगी प्रथा को प्रतिबंधित किया था। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किए हुए थे। तो इनसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है। और 1838 में यही ब्रह्म समाज जाकर के क्या होता है? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्बेन नामक शहर में हुआ था, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था? ब्रिटेन के ब्रिस्बेन नामक शहर में हुआ था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्बेन में हो गई थी उसके बाद ब्रह्म समाज का बागडोर किसके हाथ में गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में। उन्हीं के क्लास मतलब उन्हीं के इस ब्रह्म समाज से जुड़े एक और व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। इन दोनों में मतभेद हुआ और 1865 में यह दोनों अपनी अपनी एक अलग अलग संस्था की स्थापना किए, जिसमें केशव चंद्र सेन जो स्थापना किए वो की थी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसी ब्रह्म समाज का नया नाम निकाल करके आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया? और केशव चंद्र सेन दोनों में लड़ाई हुआ और दोनों बट करके एक केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली है और देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली है। ठीक है, फिर आगे जाकर के आनंद मोहन बोस ने 1870 में भी एक शायद कोई ब्रह्म समाज करके, शायद आदि ब्रह्म समाज ऐसे करके कुछ, वो भी एक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी जो लेखक थे वो बांग्ला भाषा में था। ठीक है, कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार तुहफतुल मुआउद्दीन, मिरातुल अखबार और बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, ये सब जो थे वो राजा राम मोहन राय के क्या थे? प्रकाशन थे। कौन कौन थे? बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, फारसी भाषा में नाम से ही लग रहा है मिरातुल अखबार, और तुहफतुल मुआउद्दीन, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ये सब जो बुक थे वो किनके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया एवं तत्वबोधिनी पत्रिका की भी संपादन किए। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। यही देवेंद्र नाथ टैगोर 1865 में क्या किया? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली है। तो 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया और तत्वबोधिनी पत्रिका नामक का संपादन किया। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री चिपलुनकर और गोपाल गणेश आगरकर जी आगरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, जी आगरकर के द्वारा 1884 में। तो ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब चलिए निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। अहमदिया आंदोलन कब हुआ था? देवबंद आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायंकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायंकर। यंग बंगाल आंदोलन विलियम डेरोजियो के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ? किसके द्वारा हुआ था? विलियम डेरोजियो के द्वारा। देवबंद आंदोलन जो हुआ था वह कासिम नैनतवी और अहमद गंगोही के द्वारा हुआ था। और अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा हुआ था। और ये मिर्जा गुलाम अहमद कृष्ण का बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, याद रखिएगा। अहमदिया आंदोलन कौन लीड किए थे? मिर्जा गुलाम अहमद। देवबंद आंदोलन कासिम नैनतवी और अहमद गंगोही के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन विलियम डेरोजियो के द्वारा। और आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायंकर के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह का न्यूनतम क्रमशः निर्धारित किया गया था।
दोस्तों शारदा एक्ट आता है। शारदा एक्ट कब आया? 1929 में। पहला क्वेश्चन, शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयास से यह अधिनियम पारित किया गया था। डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयास से 1929 में यह एक्ट आया था और इसके तहत लड़का और लड़की की एक आदर्श उम्र जो था वो लड़कियों के लिए 14 साल था और लड़कों के लिए 18 साल था। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? 14 साल लड़कियों के लिए और 18 साल लड़कों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? दोस्तों सबसे पहले ये जानिए, यंग इंडिया। इसके जो लेखक थे कौन? ये समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था, यंग इंडिया। हिंदू पैट्रियट क्या था? हरीशचंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट किसके द्वारा लाया गया था? किसका पत्रिका था? हरीशचंद्र मुखर्जी। मदर इंडिया कैथरीन मेयो का पत्रिका कौन थे? मदर इंडिया। और ये बंगाली, ये कौन था? बंगाली। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था वो क्या था? हिंदू पैट्रियट। एक जगह देखिए, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो वो हिंदू पैट्रियट आता है, लेकिन जब गूगल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने 1780 में जो जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा जो वो पत्रिका दिया गया था उसी के बारे में बता रहा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, लेकिन आप ये इसको याद रखिएगा। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो, बंगाली, द बंगाली जो था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा था, द बंगाली। हिंदू पैट्रियट हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा, मैंने अभी आपको बताया, इसकी स्थापना 1838 में मुंबई में किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इसकी जो स्थापना था वो कहाँ हुआ था? 1838 में तो हुआ था, लेकिन मुंबई नहीं, कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में किया गया। बिल्कुल सही है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वी राघवाचार्य और पी आनंद चार्लू, चारों नहीं, पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास में किया गया था। ये भी सही है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एमजी रानाडे के, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया और इस एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किए थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वी राघवाचार्य और पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास में किया गया था। भारतीय संघ की स्थापना एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में किया गया था और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा 1838 में कोलकाता में किया गया था। इस सवाल का उत्तर ये रहा। ठीक है, चलिए आगे। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया यह कब दिया था? आपको भी पता है कि लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, यानी कि गोलमेज सम्मेलन होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ? 1830, 1831, 1832। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। पहले तीनों गोल में, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय कौन था? तो 2 लोग थे। एक भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और दूसरे तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर, ये दोनों जो थे वो क्या थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा भाग लिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बन करके महात्मा गांधी कहाँ गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो इन्होंने उसी दौरान इन्होंने कहा था कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। किसके दौरान? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में और सहयोग 1 अगस्त 1920 को। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। आपको भी पता है कि कोलकाता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में यह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों इस एक दूसरे से कोरिलेट है। 7 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है जानबूझ के, स्वदेशी आंदोलन के कारण। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और एक दूसरे का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर क्या हो गया? ये हो गया। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत की सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अध्यारोपित करना या भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका जो उत्तर होगा वो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना है। टोटल क्वेश्चन बीपीएससी का ही है, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं कठिन लेवल बनाने के लिए 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, कुछ अपना भी दिमाग लगा करके हमने क्वेश्चन अरेंजमेंट किया है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने के लिए 1927 में बटलर कमेटी का
निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आए थे। इसका उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था 39 से 45 के बीच। उस समय ब्रिटिश सेना का समर्पण, यानी भारतीय को ब्रिटिश सेना के समर्पण के लिए यह क्रिप्स मिशन आया था। और इसका जो कांग्रेस की तरफ से जो वार्ताकार आए थे वो आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। ये वही अबुल कलाम आजाद है जो 1940 से लेकर के 45 तक लगातार 5-6 साल तक रहने वाले, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है और असहयोग आंदोलन उसी दिन शुरुआत होना था। तो उस दिन जो है सो कौन थे? शौकत अली और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? शौकत अली। ये दोनों लोग थे, एकमात्र मुस्लिम शौकत अली थे जिन्होंने अर्थी उठाई थी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम, अभी मैंने आपको बताया सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? शौकत अली। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 को कोलकाता के 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में प्रस्तावित हुआ था। तो इसमें जो दिल्ली से जो लीड कर रहे थे वो सैयद हैदर रजा थे। कौन थे? सैयद तात्या टोपे क्या थे? ये नाना साहब के साथ कानपुर से लीड करते 1857 की क्रांति को। बाल गंगाधर तिलक पता ही, लाला लाजपत राय क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? इनको फर्स्ट क्लास के एसी में बैठ गए थे, उनके पास टिकट नहीं था, जिस वजह से टीटी ने इन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर इन्होंने टीटी ने क्या किया? इनको ट्रेन से धक्का देकर के निकाल दिया गया कि तुम भारतीयों के लिए यह ट्रेन नहीं बनाया गया है, फर्स्ट एसी क्लास में तुम भारतीय नहीं बैठ सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, और वहां से कब आए थे? 1915 में आए थे, जिस दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को आए थे, उसी दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि 1915 में इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। उसके बाद इनके नाम के आगे सर लगा दिया गया, नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान या भगत सिंह को फांसी दिया जाना था, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल आर डायर ने जनरल ओ डायर को आदेश दिया कि आप सब पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाओ, और हजारों आदमी की मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से 4 फरवरी 1922 को यह घटना होती है, और इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। भगत सिंह को फांसी मिला था कब? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या किया था? फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, उसी दिन हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कोई दिक्कत? तो इस नाइटहुड की उपाधि किसके कारण त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था, भीषण नरसंहार, इस वजह से उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया केसरी समाचार, मैंने आपको पहले बताया मराठा और केसरी 2 पत्रिका था। और 1893 में शिवाजी उत्सव, 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव। और केसरी मराठा, केसरी जो थे वो मराठा भाषा में था और मराठा जो थे वो अंग्रेजी भाषा में थे, एकदम उल्टा था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, किस क्षेत्र में राहुल कृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? या छपरा से थे? कहां से थे? छपरा से। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC का है। तो राहुल कृत्यायन जो थे 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है, चलिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AUTUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे, और इसकी स्थापना 1920 में बंबई में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, यानी सबसे ब्लंडर मिस्टेक बताई? किस घटना के बाद? तो यही घटना हुई थी, मैंने आपको अभी बोला कि 4 फरवरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से, वैसे 5 फरवरी रहता है लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से 4 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में यह जगह पड़ता है, वहां पर 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। इसके लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया और अपनी
हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो ये चौरी चौरा घटना जो था वो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, और इसी घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करके महात्मा गांधी ने यह बयान दिया था कि मेरे से ब्लंडर मिस्टेक हुई, यानी हमसे हिमालय जैसी भूल हो गई। ठीक है, खेरा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ था, और ये किसान को टैक्स कम करने के लिए किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 को ही हुआ था। यह क्या था? ना अपील न दलील वाला कानून था, यानी कि बिना कुछ किए हुए आपको अंग्रेज सरकार 2 साल के लिए हिरासत में रख सकती थी। इसीलिए इसे महात्मा गांधी ने इस एक्ट का विरोध किया, और पूरा भारत इस एक्ट का विरोध किया, लेकिन महात्मा गांधी ने इस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी। क्या कहा था? काला कानून। ठीक है, चलिए। बाल गंगाधर तिलक को किस भारतीय अशांति को जनक कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक बताया था? तो वो थे वेलेंटाइन शिरोल। वेलेंटाइन शिरोल ने क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, यानी आप शांति नहीं चाहते इंडिया में, आप अशांति पे अशांति कर रहे हैं, तो अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को। किसने? वेलेंटाइन शिरोल ने। लॉर्ड कर्जन जिसे अकबर से तुलना किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को। उसके बाद एमजी राणा जी ने महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में जब प्रस्ताव 16 अक्टूबर 1905 को प्रस्तावित हुआ था, तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, चलिए। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया? दोस्तों, बंगाल में नहीं, ये जो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 7 अगस्त 1905 को जो चालू हुआ था, उसमें क्या किया गया? सब लोग ने मिलकर के एक प्लान किया कि आप पहले विदेशी वस्तु को बहिष्कार कीजिए, ताकि उसका सामान हम खरीद रहे हैं, उससे उसको रेवेन्यू मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसके उस पैसा को नहीं मिले, यानी उसके नुकसान हो, यह सोच करके उन्होंने क्या किया? विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव दिया। और ये सर्वप्रथम जिसने दिया था यह प्लान, वो कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी, संजीवनी पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह निकाला गया कि आप ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार कीजिए, ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार कीजिए। किसके पत्रिका में? कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में यह चीज घोषणा किया गया था। ठीक है, शिशिर कुमार घोष कौन थे? इंडियन लीग के संस्थापक थे, और इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका जो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों ही रात अपने संपादन को अंग्रेजी भाषा में, बंगला से अंग्रेजी में ट्रांसफर कर लिया था। उसके संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। ठीक है, तो इस सवाल का आपका उत्तर कौन हो गया? कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठन कौन किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है वह एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। और सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 में HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे कानपुर में, और इसी को सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था इसकी स्थापना। और इसे बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में इसका नाम बदल करके HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो प्रारंभ में इसका जो नाम था वो क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था, जनरल R. डायर ने जनरल O. डायर को आदेश दिया कि आप निहत्थे लोगों पर गोली चलाओ, और क्या किया गया? हजारों आदमी की मृत्यु हो गई थी। बाद में उद्धम सिंह ने, पंजाब का एक शेर हुआ करता था उद्धम सिंह, 1940 में लंदन में जाकर के जनरल R. डायर को गोली मार दिया था। ठीक है, बीच में अंदर में घुस करके। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, और इसके विरोध में क्या किया गया? कार्यकारिणी परिषद से जो इस्तीफा दिए थे वो कौन थे? शंकरन नायर। कौन थे? शंकरन नायर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में पहला गीतांजलि के लिए इनको पहला क्या किया गया था? बुकर पुरस्कार मिला था। मदन मोहन मालवीय हो गया, इन्होंने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के सहयोग से किया गया था। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला भीमराव अम्बेडकर के साथ यही थे। तो शंकरन नायर और नाइटहुड की उपाधि कौन त्यागे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में? यही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। ठीक है, किस वायसराय को ओवेन मेरीडेथ के नाम से जानते हैं? ओवेन मेरीडेथ लॉर्ड लीटन को कहा जाता है। लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था दोस्तों
1876 से 1880 तक कहा गया। इसे भारत का उद्धारक, रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, रिपन को, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या था? 1876 से 1878 तक, जिस समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के काल में आया था। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के काल में आया था। ठीक है, इसलिए इन्हें ओवन मेरीडेथ के नाम से जाना जाता है, ओवन मेरीडेथ के नाम से। रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1880 से 84 के बीच में रहा था, और इनका 1876 से 80, और ये 80 से 84, 1880 से इसके बाद ये आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के समय में थे। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसको दबाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को भेजा गया था। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर लॉर्ड लिटन। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली के सूत्रपात किया था? तो सहायक संधि प्रणाली क्या था? भारतीय साम्राज्य को विस्तार करने के इरादे से सहायक संधि लाया गया था। भारत को साम्राज्य विस्तार करने के लिए 1798 में एक लॉर्ड वेलेजली नामक हुआ करता था अंग्रेजी अधिकारी, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। हालांकि इसका प्रयोग जो डुप्ले नामक मतलब फ्रांसीसी गवर्नर था उन्होंने भी किया था, लेकिन मूल रूप से इनके द्वारा कहा जाता है। ठीक है, 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद का निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए 1798 में। 1799 में मैसूर स्थापित किया था इस पर विलय पर हस्ताक्षर, और 1801 में अवध। 3 डेट याद रखिए। 1798 कौन किए थे? ये हैदराबाद, 1799 मैसूर, और 1801 अवध। 1801 अवध। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1935 में सती प्रथा का इन्होंने ही विरोध किया था। ठीक है, डुप्ले समझ ही गए। चलिए, तो हम लोग का सेशन हुआ समाप्त। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आगे भी चाहते हैं कि मैं इस तरह का सेशन लाऊं, तो आप प्लीज़ लाइक की शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और निश्चित रूप से अपने दोस्त को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। बेहतरीन सेशन मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा और आप लोग एक्टिव बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद, लव यू।